तो लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे? लास्ट लेक्चर में कुछ इस तरीके से देखे थे कि माइग्रेशन देखे थे, कोड फर्स्ट माइग्रेशन कैसे चलता है, और मल्टीपल मॉडल्स बनाए थे। स्टूडेंट मॉडल एक है और एक है ट्रेनर, दो है। माइग्रेशन के थ्रू टेबल क्रिएट किए थे, और टेबल क्रिएट करने के बाद दो तरीके से स्कीमा को हैंडल किए थे। एक जो तरीका मैं बताया था वो कौन सा था? एक था वो डेटा एनोटेशंस का, कि जब हम मॉडल के ऊपर, यानी यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल के ऊपर एट्रीब्यूट देते हैं। एट्रीब्यूट मतलब क्या? किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट देना, और उसका स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? डेटाबेस के अंदर जो भी तुम प्राइमरी की, फॉरेन की, उसकी टाइप, कॉलम की टाइप, कॉलम का नेम, ये सबको क्या बोलते हैं? स्कीमा। तो तुम स्कीमा यहां से डिसाइड कर सकते हो कैसे? एट्रीब्यूट लेवल पे। और इस एट्रीब्यूट देने को बोलते हैं डेटा एनोटेशंस। जैसे प्राइमरी की के लिए हम की एट्रीब्यूट यूज करते थे, वो एक डेटा एनोटेशन है। कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन नेम स्पेस से बिलोंग करता है वो। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? फ्लुएंट एपीआई। फ्लुएंट एपीआई अपने कहाँ लिखते हैं? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी तुम सेम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ईएफ कोड अपना फोल्डर है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहां पे सेम कॉन्फ़िगरेशन। देखो, ये तुम्हारी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है, जो इनहेरिट की है किससे? डीबी कॉन्टेक्स्ट, बेस से नहीं, डीबी कॉन्टेक्स्ट। और फिर उसका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहां बोला था कि तुम चाहो तो यहां पे इस तरीके से ये पास कर सकते हो। तो ये टी कॉन्टेक्स्ट लेगा। तो टी कॉन्टेक्स्ट क्या है अपना? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऊपर ही है ना। टी मतलब टाइप, कॉन्टेक्स्ट मतलब वर्चुअल डीबी। वर्चुअल डीबी कैसे बनाए हो? एक क्लास जो डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट की है, वो वर्चुअल डीबी है। तो वही हो गया तुम्हारा टी कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे टी कॉन्टेक्स्ट लिख दिया मैं। ये स्ट्रांगली टाइप्ड मतलब मैं बना दिया इसको, और कुछ नहीं। ये नहीं भी लिखोगे तो कोड चल जाएगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि लिख देना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद तुमको डीबी सेट बनाना है। तो जितने तुमको टेबल्स बनाना है उतने तुमको डीबी सेट बनाना है, बराबर है। तो हर मॉडल के लिए एक टेबल लगेगा। तो हर मॉडल से रिलेटेड एक डीबी सेट बनाना है। तो डीबी सेट ऑफ स्टूडेंट और डीबी सेट ऑफ ट्रेनर। तो यहाँ जो भी लिखोगे, एंटिटी फ्रेमवर्क का कन्वेंशन ये है कि स्टूडेंट्स लिखोगे तो स्टूडेंट्स नाम का टेबल बन जाएगा, और ट्रेनर्स लिखोगे तो ट्रेनर नाम का बन जाएगा। इस तरीके से डेटाबेस में तुम चेंजेस कर सकते हो। यहाँ से मैं एक चीज और बताया था, अगर डीबी सेट नहीं लिखोगे तो माइग्रेशन एम्प्टी जाएगा, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, समझे? वो चेंजेस को डिटेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि तुमको रियल डेटाबेस पे नहीं जाना है, तुमको डीबी सेट तक ही जाना है, समझे? और तुम वही नहीं लिखोगे तो उसको पता कैसे चलेगा? ऐसा है। उसके बाद आता है फ्लुएंट एपीआई। तो फ्लुएंट एपीआई लिखने का तरीका क्या है? तुम्हारे पेरेंट क्लास यानी डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक मेथड है, उसका नाम है ऑन मॉडल क्रिएटिंग, जो वर्चुअल डिफाइन है। तो ऊपर अगर कोई मेथड वर्चुअल डिफाइन है तो तुम उसको क्या कर सकते हो? ओवरराइड कर सकते हो। तो तुमको ओवरराइड करने का, ओवरराइड का तरीका क्या है? बस ओवरराइड कीवर्ड लिखने का, स्पेस देने का, पूरे ऊपर के वर्चुअल मेथड्स तुमको नीचे अवेलेबल दिखेंगे, उसको सेलेक्ट करने का, एंटर करने का, मेथड बन के आ जाएगा। समझे बात को? सिंपल। ये अपने ओवरराइडिंग जब मैं बताया था तब भी पढ़े थे, अब यहाँ पे प्रैक्टिकली बता चुका हूं। इसमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन तुम कर सकते हो। तो ये जो इंस्टेंस है मॉडल बिल्डर का, इसी को यूज करना है। मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, किस एंटिटी के लिए करना है? एंटिटी अपने पास दो है, एक है स्टूडेंट और एक है ट्रेनर। तो मैं ट्रेनर के लिए किया, फॉर एग्जांपल एंटिटी एंगल ब्रैकेट में लिखा ट्रेनर, और ये मेथड को कॉल कर दिया। ये मेथड की जैसे कॉल करोगे, आप डॉट लिखोगे, तो अब तुमको इस एंटिटी के लिए, यानी ट्रेनर के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो सब तुम कर सकते हो। तुमको पहले कैच करना है किसको? एंटिटी को। समझे बात को? तो यहां से यहां तक मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, एंटिटी के एंगल ब्रैकेट में जो भी एंटिटी तुम्हारी है, एंटिटी मतलब मॉडल की क्लास, उसको पास किया और मेथड को कॉल कर दिया। अब डॉट लिखा टू टेबल। टू टेबल क्या करता है? ये टेबल को डिफाइन करता है कि अभी इस ट्रेनर एंटिटी के लिए डेटाबेस के अंदर कौन सा टेबल है। क्लियर? बस। अब देखो, फ्लुएंट एपीआई का एक और अच्छा सीन ये है कि फॉर एग्जांपल तुम लोग अभी कोड फर्स्ट अप्रोच नहीं यूज कर रहे हो, डीबी फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हो, तुम लोग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हो। डेटाबेस पहले से रेडी है, तुम लोग मॉडल बना रहे हो। तो अब
तुम लोग मॉडल बना दिए, फॉर एग्जांपल ये सेम केस ले लो, तुम्हारा टेबल जो है वो कौन सा है, वो टीबीएल ट्रेनर्स है, पहले से रेडी है। तुम मॉडल बनाते हो, मॉडल में तुम लिखे हो ट्रेनर, मॉडल ट्रेनर नाम का, C# में ट्रेनर है, वहां पे डेटाबेस में टीबीएल ट्रेनर्स है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि ट्रेनर मॉडल के लिए टीबीएल ट्रेनर टेबल है? मॉडल और टेबल की मैपिंग ये फ्लुएंट एपीआई से होती है। तुमको खाली आगे बताना है एंटिटी, यहां पे आया मैं मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, ये भाई ट्रेनर, ट्रेनर के लिए टू टेबल में बोला कि भाई इस एंटिटी के लिए जो टेबल है ना उसका नाम ये है, तो डेटा लेके जाना इसी टेबल में। समझे बात? अब कोई भी नाम का टेबल रहने तो कोई मसला नहीं है, तुमको सिर्फ मैपिंग करना है। क्लियर है? वो मैपिंग बहुत इजीली इससे होती है। अभी मैं इसको और ऑप्टिमाइज करके बताऊंगा। फिर अगेन सेम एंटिटी के लिए नहीं, अलग एंटिटी है। अब मैं ये एंटिटी के लिए बोला मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी स्टूडेंट बराबर। अब स्टूडेंट में मैं डॉट लिख के हैज की बोला प्राइमरी की बनाने के लिए। मैं ये भी बता चुका हूं कि जब कभी तुम लोग कोड फर्स्ट माइग्रेशन के थ्रू टेबल क्रिएट करोगे और अगर कोई एक प्राइमरी की नहीं रहेगी तो टेबल बनाने नहीं देगा, वो एरर देगा। तो तुमको क्या करना है, या तो तुम्हारे क्लास का नेम, मैं यहाँ आके बता देता हूँ, या तो तुमको क्लास का नेम सफिक्स आईडी यानी स्टूडेंट आईडी लिखना है तो वो बना देगा इस कॉलम को प्राइमरी की, या फिर इसको सिर्फ आईडी रखना है तो भी वो बना देगा। ये दो एंटिटी फ्रेमवर्क का कन्वेंशन है। अगर तुमको इस कन्वेंशन को ओवरराइड करना है, यानी अपनी कुछ मीनिंग बताना है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को स्टूड आईडी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो अब तुमको बताना पड़ेगा एंटिटी फ्रेमवर्क को। तो बताने का तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में एनोटेट कर दो की, या फिर फ्लुएंट एपीआई में आगे लिख दो ये एंटिटी हैज की एस गोज टू एस। अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट को, तो एस गोज टू एस डॉट स्टूड आईडी, तो वो हैज की इस पे की अप्लाई कर देगा। की का मीनिंग क्या, प्राइमरी की, तो अब स्टूड आईडी क्या है, प्राइमरी की है, सिंपल। अब सेम एंटिटी के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, स्टूडेंट को पकड़ा, एंटिटी हाथ में आ गई बराबर। अब इस एंटिटी में मुझको क्या करना है, इसकी एक एक प्रॉपर्टी, तो मैं एक प्रॉपर्टी मेथड कॉल किया। अब उसमें कोई भी प्रॉपर्टी मैं ले सकता हूं, तो मैं एस गोज टू एस डॉट नेम लिया। अब नेम के लिए मैं क्या किया, नेम के लिए डेटाबेस में कोई अलग कॉलम है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ऐसा है कहां, डेटाबेस में, टेबल में। तो तुमको क्या करना है, बताने की ये प्रॉपर्टी के लिए ये कॉलम है। तो मैं सबसे पहले एंटिटी लिया, ये देखो बताता हूं मैं, सेलेक्ट कर एंटिटी लिया, एंटिटी की प्रॉपर्टी लिया, नेम प्रॉपर्टी। उसके बाद बताया कि इसका टेबल जो है उसमें कॉलम क्या है, नेम, तो वो बता दिया। कॉलम की टाइप क्या है, एन वर्कर 25। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट नेम। डिफॉल्ट वैल्यू प्रैक्टिकली लास्ट लेक्चर में बताया था कि नहीं भेजोगे तो डिफॉल्ट ये जाएगा। समझे बात? ये कॉन्फ़िगरेशन में किया हूं मेरे अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर। फिर सेम एंटिटी के लिए ये कौन सा कोड है, ये सीड, डेटाबेस सीड कर देगा हैश डेटा बराबर, सीड करने के लिए कि ऑलरेडी कुछ डेटा इसके अंदर अगर तुमको भेजना है तो मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, अगेन जिस एंटिटी के लिए भेज दो एंटिटी को तुम लोग को पहले कैच करना पड़ेगा। उसके बाद हैश डेटा में तुमको जो एंटिटी है उसके ऑब्जेक्ट्स पास करना है। जो ऑब्जेक्ट यहां से पास करोगे डेटाबेस में क्या बनेगा, एक रो बनेगी, सिंपल। एक ऑब्जेक्ट एक रो, दो ऑब्जेक्ट दो रो। अब तुमको मल्टीपल भेजना है तो क्या बन गया, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वहां पे जाके वो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स यानी रोज बन जाएगी मल्टीपल, सिंपल। समझे बात को? ये लास्ट लेक्चर में फ्लुएंट एपीआई की इतनी कॉन्फ़िगरेशन अपने देखे थे। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर भाई प्रॉपर्टी में अगर अपन चेंजेस किए तो एक नया बनाना पड़ता है कि बस यहाँ पे आके प्रॉपर्टी कुछ नहीं, यही इसी में चेंज कर दो? यही में अगर जैसे डेटाबेस में कॉलम बढ़ाने बोल रहा है, नहीं प्रॉपर्टी अगर पढ़ाए अपन यहाँ पे तो अपने को इसमें आके चेंजेस करना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी डेटा लेके जाने के लिए यूज हो रही है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, हो रही है तो फिर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही प्रॉपर्टी बढ़ाए तो फॉर एग्जाम्पल ये केस में बताता हूँ, मैं स्टूडेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी बढ़ा दिया फीस, बराबर है। मैं क्यों बढ़ाया, क्योंकि फीस लेना है 22 तारीख को, है कि नहीं? तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी भी तो वैसे ही आती है दिमाग में, मनी ओरिएंटेड।
तो मैं फीस एक प्रॉपर्टी बढ़ा दिया। मैं क्यों बढ़ाया? क्योंकि मुझको डेटाबेस पे स्टोर करना है ना, मुझको वहां कॉलम लगेगा, एक कॉलम बढ़ाना है। मैं कैसे बढ़ाऊंगा कोड फर्स्ट के अंदर? माइग्रेशन से। पहले माइग्रेट करूंगा ये चेंजेस को डेटाबेस पे, तो अब सिंक अप हो गया ना मेरा टेबल और मेरा मॉडल, यानी स्टूडेंट और टीबीएल स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, ये दोनों मैप हो गया। जितनी प्रॉपर्टी उतने कॉलम, बराबर। अब अगर वहां पे तेरा कॉलम का नेम है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट फीस, और यहाँ पे तेरा खाली फीस है, मैपिंग होएगी नहीं, तेरे को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग ऑन मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, एक ऑन मॉडल की सारी की सारी इसमें रहेगा, ये पूरा भर जाता है। ऑन मॉडल क्रिएटिंग जो है ना पूरा भर जाता है ये। सबके लिए अलग अलग यूज कर सकते हो कि नहीं नहीं, एक ही ना, एक ऊपर वर्चुअल है तो ओवरराइड कर लिया। अब जितना भी फ्लुएंट एपीआई लिखना है इसी में लिखना है, जितने मॉडल रहेंगे, समझे बात को? तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अपना जो डोमेन की क्लासेस है यानी एंटिटी, देखो 2-3 वर्ड यूज होते हैं वो बता देता हूं। मॉडल, कुछ लोग को मॉडल बोलना पसंद नहीं है। क्लीन आर्किटेक्चर यूज करते हैं तो वो लोग बोलते हैं एंटिटी। आर्किटेक्चर है वही में अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे 10-15 दिन में, तो उसमें बोलते हैं एंटिटी। यही मॉडल का नाम क्या हो जाएगा? एंटिटी। कुछ लोग थोड़ा और फैंसी वर्ड यूज करते हैं, वो लोग बोलते हैं पोकोस, POCO, प्लेन ओल्ड CLR ऑब्जेक्ट्स। समझे? मेरे पास जो बड़ा उसको ये पता ही रहेगा, मैं बताता हूं, हमेशा बताता हूं, पोकोस। तो मॉडल भी वही है, एंटिटी भी वही है, पोकोस भी वही है, और डोमेन क्लासेस भी वही है। डोमेन क्लासेस यही मॉडल है, सब ये मॉडल का नाम है। अभी तो क्लीन आर्किटेक्चर नहीं देख रहे हैं ना, मॉडल तो हमारे केस में MVC है अभी फिलहाल, तो मॉडल। समझे बात को? तो मॉडल में जो कुछ भी है वही एंटिटी है, वही पोकोस है, वही डोमेन की क्लास है। समझ में आई बात? तो ऑन मॉडल क्रिएटिंग के अंदर तो सारी के सारे लोग की कॉन्फ़िगरेशन करने का। अभी देखो यहाँ यूज केस समझो। अभी सेम एंटिटी के लिए मैं ये लाइन लिखा, सेम एंटिटी के लिए ये लाइन लिखा, सेम एंटिटी के लिए ये लाइन लिखा। अभी यहां से यहां तक का तो कॉमन है ना, ये तो कॉमन है, देखो सब में है ना, ये चीज कॉमन है। तो इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हमने। मैं वो लाइन को नीचे रहने देता हूं और ऊपर लिखता हूं। मैं लिखा मॉडल, सॉरी, मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी। एंटिटी अपनी क्या है? स्टूडेंट। कॉल किया, ठीक है, एंटिटी हाथ में आ गई, बराबर है। अब यहीं पे ये जो एंटिटी हाथ में आई है ना, यही मेथड लेता है एक लैम्डा एक्सप्रेशन। यहां पे हटाओ ऐसा, ये तो उसका एम्प्टी वाला वर्जन हो गया। देखो ब्रैकेट में कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरा वाला देखो, ये एक लैम्डा एक्सप्रेशन लेगा, तो वो लैम्डा एक्सप्रेशन में रिसीव क्या होगा? स्टूडेंट। तो मैं यहां पे आया, मतलब जो भी एंटिटी तुम्हारी रहेगी वही रिसीव होगी। मैं यहां लिखा एंटिटी गोज टू। अब पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो मैं किया हूं ना, अलग 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 अलग, वो मैं एक सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं। मैं लिखा ये जो एंटिटी है डॉट हैश की, मैं इसको बता सकता हूं कि ये एंटिटी में ई गोज टू ई डॉट स्टूडेंट आईडी जो है क्या है? प्राइमरी की है। सेम एंटिटी डॉट, और क्या था अपने पास? कॉलम नेम, कॉलम टाइप और डिफॉल्ट वैल्यू ना। सॉरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में मैं लिखा ई गोज टू ई डॉट नेम कॉलम, ये इज रिक्वायर्ड कर दिया। इज रिक्वायर्ड मतलब क्या? अब ये नॉट नल बनेगा वहां पे, ये डेटाबेस में क्या बनेगा? जैसे माइग्रेशन मारूंगा तो नॉट नल बनेगा, रिक्वायर्ड कॉलम बनेगा। तो C# पे रिक्वायर्ड, तो डेटाबेस में क्या हो गया? नॉट नल, नल वैल्यू नहीं चलेगी, मैंडेटरी कॉलम बन गया। फर्दर कुछ इसमें तुमको और जैसे करना है तो डॉट लगा के तुम करते जा सकते हो, समझे? जैसे फॉर एग्जांपल हैज डिफॉल्ट वैल्यू,
तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है फॉर एग्जांपल टेस्ट, इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू है। तो ये इसको ऐसा कर दो, और ये ऐसा कर दो, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी ये है, और इसका जो कॉलम नेम है वो डेटाबेस के अंदर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स नेम है या जो भी है, अपने केस में क्या है, नेम है। समझे बात को। और उसकी कॉलम टाइप हैज कॉलम टाइप, तो कॉलम टाइप जो है एन वर्क है 20 या 250 जो भी है। समझे बात को। अभी देखो यहाँ इतनी लाइन लिखी हुई है, मैं क्या कर दिया इसको एक लाइन में कर दिया, दिख रहा है। तो मेरे को पता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टूडेंट एंटिटी के लिए है। बार बार मैं एंटिटी को कैच कर रहा था, फिर उसके लिए एक एक लिख रहा था, एक एक लिख रहा था, एक एक लिख रहा था। समझे। मैं एक चीज बोला तुम लोगों को कि ये कोड को उठाओ और चैट जीपीटी को दो और बोलो इसको ऑप्टिमाइज कर, बोला था। यही जो मैं बता रहा हूं वही देगा। समझे बात को। क्योंकि मैं वो ऑप्टिमाइजेशन किया हूं इसलिए मेरे को पता है, यही ऑप्टिमाइजेशन वो तुम लोग को बताएगा। तो ये सीधा सिंपल तरीका है ना। एक एंटिटी के लिए अभी तुम एक एंटिटी को पकड़े, उसमें भी 5 प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी है। बार बार एंटिटी को पकड़ना, फिर एक एक प्रॉपर्टी को पकड़ना, उससे अच्छा क्या एक बार एंटिटी को पकड़े, उसके बाद जितनी उसके कॉलम्स हैं, प्रॉपर्टीज है, बताते चलिए होगी ये प्रॉपर्टी ये कॉलम, ये प्रॉपर्टी ये कॉलम, ये प्रॉपर्टी ये कॉलम। सिंपल। अब ये लाइन की तुमको जरूरत नहीं है। समझे। इवन के यहीं पे सेम मैं लिख दिया फॉर एग्जांपल एंटिटी डॉट क्या था वो, टू टेबल। इसका जो डेटाबेस में टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट्स। तो ये जो ये लाइन दिख रही है टीबीएल ट्रेनर्स जैसे है, अब मैं ये भी बता दिया एक्सप्लिसिटली। अगर मेरे को नाम चेंज करने का रहेगा तो मैं यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकता हूँ। मतलब मैपिंग जो डीबी फर्स्ट अप्रोच से लोग डरते हैं वो यहाँ पे डर खत्म हो जाता है कि तुमको सिर्फ जाके देखना है कि भैया ये मॉडल से कौन सा टेबल जो मैप होने वाला है। तो टू टेबल में उसका नाम डाल दो, मैपिंग हो गई। हर प्रॉपर्टी से हर कॉलम मैप होगा ना, बताते चले जाओ। तुमको यही करना है और कुछ नहीं। समझे बात को। एकदम सिंपल है। फ्लुएंट एपीआई बहुत मेरे को तो बहुत पसंद है। जब से मैं इस पर काम करते स्टार्ट किया मेरे को ज़्यादा अच्छा ये लगा। और एनोटेशन जो डेटा एनोटेशन जो लिमिटेड है, उसके फीचर लिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जब कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाएगी तो फिर एनोटेशन से होती ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती। इसलिए ये सीखो। इनिशियली तुम लोगों को लगेगा ये कॉम्प्लेक्स है, मेरे को भी लगता था कॉम्प्लेक्स, लेकिन बाद में मेरे को मालूम पड़ा सबसे आसान ये है। उसमें होता नहीं काम, मुश्किल है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि तुम्हारा मॉडल जो है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे स्टूडेंट पे आया, मुझको यहाँ पे ना की एट्रीब्यूट देना है ना ये कॉलम एट्रीब्यूट देना है, कुछ भी नहीं देना है। मेरा मॉडल एकदम क्लीन रहेगा। मतलब डोमेन की क्लासेस एकदम क्लीन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। समझे। कंट्रोल शिफ्ट एस, इसको सेव करो। मॉडल ओपन किया, ट्रेनर। देखो ये की एट्रीब्यूट बताया था, इसकी भी अब ज़रूरत तुमको नहीं है। और एक मतलब फ्लो बता देता हूँ कि फ्लो चलता कैसे है, फरियाद भाई की रिक्वेस्ट पे। ठीक है। तो फ्लो समझो। जब तुम कोड करना स्टार्ट करते हो सबसे पहले तुम बनाते हो क्या, मॉडल। कंट्रोलर पे डेटा कहाँ से आएगा, बनाओगे तो रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे आएगी, लेकिन सबसे पहले डोमेन की क्लास बनेगी। बराबर। मतलब कंट्रोलर पे जो रिक्वेस्ट आएगी तो कहीं से डेटा लेके आएगी, तो उसके लिए डेटा का स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा, मॉडल में ना। बराबर। तो सबसे पहले तुमको बनाना है मॉडल। मैं स्टूडेंट मॉडल बना दिया और ट्रेनर मॉडल बना दिया। बराबर। ये दो मैं मॉडल बता दिया। अब ये मॉडल में मतलब मेरे को मैपिंग करना है कि
डेटाबेस, तो मैं यूज कर रहा हूं ORM, कौन सा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, वर्जन 8, 9 आ चुका है लेकिन यूज नहीं करना है क्योंकि हम .NET 8 के अंदर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसलिए EF Core 8। तो उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए 3 पैकेजेस है। पहला क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, Microsoft.Entity Framework कोर, लेकिन इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जब तुम Microsoft.Entity Framework Core.SQL सर्वर इंस्टॉल करोगे ना, इंटरनली इंस्टॉल हो जाता है, मैं दिखाया हूं, वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो अलग से मैं नोट्स में उसको लिख दिया ताकि पता रहे तुम लोगों को कि ये भी कोई चीज़ है जो बिहाइंड द सीन इंस्टॉल हो रही है। दूसरा, माइग्रेशन को इनेबल करने के लिए तुमको एक पैकेज लगता है टूल्स, Microsoft.Entity Framework Core.Tools, तो ये 2 इंस्टॉल करो। इसके पीछे जो 2 इंपॉर्टेंट और होते हैं वो जब मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा तब बताऊंगा, जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहेंगे कि किसकी जरूरत कहाँ पे। एक डिजाइनर करके एक है, तुम लोगों को शायद बता चुका हूँ, डिजाइनर करके एक है, वो यूज होता है, तो डिटेल उसकी प्रोजेक्ट में रहेगी इंशाल्लाह। तो ये हो गया। तो उसके लिए मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक प्रॉपर फोल्डर बना दिए, एकदम सिंपल, कोई मसला नहीं। EF कोर करके फोल्डर बना दो या डेटा करके फोल्डर, जो तुमको समझ में आता है वो बनाओ, कोई रूल ऐसा नहीं है कुछ। तो EF कोर पे क्लिक किया, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, ये क्यों बनाया? क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर बोलता है कि तुम एक वर्चुअल डेटाबेस बनाओ, इमेजनरी डेटाबेस बनाओ, वहीं ला के डेटा देना, वही को एक्सेस करना, मैं पहुंचा दूंगा डेटाबेस में, ठीक है, इतना वो बोला है। तो इमेजनरी डेटाबेस बनाने के लिए जो जो भी कॉन्फ़िगरेशन लगती है वो सारी एक क्लास में डाल के तुमको दे दिया, उसका नाम है DB कॉन्टेक्स्ट। वो क्लास बिलोंग करती है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से, वो क्लास का नाम है DB कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं ये नेम स्पेस ऐसा हटाऊंगा तो फौरन यहाँ पे एरर देगा, समझा? अब उसको नहीं पता है क्लास कहाँ से आई, लेकिन जैसे Ctrl Z किया अब उसको पता है ये क्लास यहाँ से बिलोंग करती है, क्लियर है? तो इससे इनहेरिट किया, तो जिस जिस प्रॉपर्टी और मेथड्स और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से DB कॉन्टेक्स्ट वर्चुअल DB था, वो इनहेरिट होकर कहाँ आ गई? मेरी एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट में आ गई। तो मेरी एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट भी क्या है? वर्चुअल DB है। तो वर्चुअल DB बनाने का एक ही तरीका है, DB कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट कर दो, समझे? ये सारी प्रॉपर्टी जो यहाँ थी वो यहाँ पे आ गई, ये बन गया। अब कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है? कॉन्फ़िगरेशन में तुम ऑन मॉडल कॉन्फ़िगरिंग के अंदर भी कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर सकते हो, लेकिन वहां क्यों पास नहीं करना है? DLL, वेरी गुड, DLL फाइल, तेरे को बहुत ज्यादा समझ में आएगी ये चीज। देखो, प्रोजेक्ट जब कभी भी कंपाइल होता है तो DLL फॉर्म में चले जाता है। जब DLL बन जाती है, DLL को तुम एडिट नहीं कर सकते, और तुम डेटाबेस की डिटेल प्रोजेक्ट के अंदर लिख दी हो, वो डिप्लॉय हो गई। अब फॉर एग्जांपल मेरे ही केस में, मैं फैसल नाम के सर्वर पे पूरा मेरा डेटाबेस बना हुआ है, वो ऐसे ही चले गया और यही फाइल चले गई, ऐप सेटिंग में नहीं लिखा। अब सामने वाले को दे दिया, वो तो एडिट कर ही नहीं पाएगा, उसको तो अपने सर्वर पे सब बनाना है ना। इसलिए क्या करते हैं, एक जेसन फाइल है, एक जेसन फाइल है, उसका नाम क्या है? ऐप सेटिंग डॉट जेसन। तो डेटाबेस से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो डेटाबेस से रिलेटेड डिटेल जो होती है उसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, उसको बोलते हैं क्या? कनेक्शन स्ट्रिंग। सर्वर हाई कॉन्फ़िगरेशन वाली पीसी डिटेल बहुत मजबूत एक बार बता चुका था क्या होता है, वो कमरे में बताया था, वहां सर्वर पड़ा, याद है? तो सर्वर पे बनेगा क्या? डेटाबेस। तो 2 डिटेल तो कनेक्शन स्ट्रिंग में कंपलसरी, एक हो गया सर्वर, दूसरा हो गया उस सर्वर पे बनने वाला डेटाबेस, और फिर कुछ क्या परमिशन के लिए जो चीज है, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल टू ट्रू, ये एज इट इज लिखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना। तो बहरहाल ये हुआ। तो जेसन फाइल के अंदर क्या होता है? जेसन क्या है? एक लाइट वेट फॉर्मेट है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इससे पहले XML था, अब क्या है? जेसन है। वर्ल्ड वाइड जेसन यूज होता है ज्यादा। तो जेसन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट की तरह दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी की भी डबल कोट्स के अंदर होती है, बराबर? लास्ट में पूछा भी था लेक्चर में। तो ये हो गई उसकी की और ये हो गई उसकी वैल्यू। तो इसी तरीके से की वैल्यू पेयर थी, तो मैं एक अपनी की और एक वैल्यू बना दिया। तो यहां मैं कॉमा लगाया, यही कॉमा आप भूले थे रिया, यही कॉमा भूले थे ना। तो ये कॉमा लगाया, यहां से मैं अपनी की लिखा, ये की जो वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर फिर एक की है। तो DB कनेक्शन एक की है और ये पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, यानी
जब भी तुमको कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो किससे एक्सेस करोगे? उसकी की से। वो की का नाम क्या है? डीबी कनेक्शन। ये मैं सेटिंग ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर, और ऐप सेटिंग डॉट जेसन को और क्या बोलते हैं? सब टॉपर लोग एक जगह जमा हुए हैं। वेरी गुड, कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए इसको एक्सेस करने के टाइम पे भी क्या लिखना है? बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। पूछो। मैंडेटरी है बेगा, उससे कैसे मतलब? ये कंपलसरी है मतलब? देखो सही क्वेश्चन है, मैं बताता हूं। ये कनेक्शन स्ट्रिंग लिखे, कनेक्शन स्ट्रिंग का ब्रैकेट ओपन किए, यहां पे एक, अब फॉर एग्जांपल तुम्हारा मल्टीपल डेटाबेस है, मल्टीपल सर्वर भी है, एक से ज्यादा सर्वर है, तो तुम्हारी कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे हो जाएगी बताएं? ये तुम्हारी हो गई पहली कनेक्शन स्ट्रिंग, बराबर। यहां पे अब कॉमा, ये दूसरी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसका नाम मैं दे दिया db2, की वैल्यू पेयर कॉमा की वैल्यू पेयर कॉमा की वैल्यू पेयर। समझ में आई बात? इसलिए तो अब मुझको जब भी एक्सेस करने का, मैं कैसे एक्सेस करूंगा? पहले मैं इस ब्लॉक को एक्सेस करूंगा। ये अपना आगे प्रोजेक्ट में मैं बताऊंगा, अभी तो एकदम सिंपल वे से बताया हूं कि मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रिंग हो जाए तो फिर कैसे उसको डील करने का। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग ये ब्लॉक तक पहुंचे। अब ये ब्लॉक में एक कनेक्शन स्ट्रिंग ये है, फॉर एग्जांपल ये मेरा फॉर एग्जांपल लोकल डीबी है थोड़ी देर के लिए, तो एक मेरा मेन सर्वर है, एक मेरा लोकल डीबी है। तो हम लोग करते क्या है पता है? यहाँ आके जो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए उसको चला देते हैं। मैं इसको कमेंट कर दिया, अभी कहां से कोड चलेगा? लोकल डीबी से चलेगा। अब मेरे को मेन जगह पे काम करने का है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग बंद कर दिया, वो चालू कर दिया। जो फेच करूंगा कौन सी, अभी जैसे वो फेच करना अभी तुम लोग को आया नहीं है, अभी गेट कनेक्शन स्ट्रिंग ही तुम लोग यूज किए हो, तो ये कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम जो कनेक्शन स्ट्रिंग उठाओगे वही चलेगी। तो तुम डीबी कनेक्शन 1 लिखोगे तो ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग जाएगी, डीबी कनेक्शन 2 लिखोगे तो ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग जाएगी। समझे? इसलिए ये ऐसा फॉर्मेट है। नहीं, आप कॉमा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही है, सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं ना, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो एक सिंगल कनेक्शन स्ट्रिंग है अपने केस में। क्लियर है? कंट्रोल Z कर देता हूं इसको, बस क्लियर हुआ? इसलिए लिखना है। इवन के तुम ये इसको भी चेंज कर सकते हो। मैं लिख दिया फॉर एग्जांपल माय कनेक्शन स्ट्रिंग, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। नहीं पता तुम लोगों? गेट सेक्शन, हाँ तुम लोग को हो गया बराबर। ये अब पूरा कॉन्फ़िगरेशन खुद से कर सकते हैं, कस्टम बनाने के लिए सीखने मिला ना। तो ये जब प्रोजेक्ट जब मैं क्रिएट करूंगा तो मैं बता दूंगा कि ये ब्लॉक को भी चेंज कर सकते हैं। समझे? तो कोई मसला नहीं है, नो इशू। ये इतना समझा? ये हो गई डेटाबेस और सर्वर की डिटेल। यहाँ पे ये तुमको फेच करना है कहाँ पे? जहां पे एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? program.cs, वहां पे जाके सब डिटेल बता देने का। तो मैं यहां पे आया, यहां पे बिल्डर का इंस्टेंस मिला, बिल्डर के इंस्टेंस को यूज करके सारे काम करने का। अब मेरे को कंट्रोलर जो है, मैं कंट्रोलर के एक्शन मेथड को हिट कैसे करता हूं? URL से करता हूं, बराबर है। URL पे क्या लिखता हूं? कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन मेथड का नेम, तो ऑटोमेटिकली मेरा एक्शन मेथड कॉल हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन मैं तो कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं। देखो मैं कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया क्या? नहीं बनाया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल क्या है? किसी भी क्लास के मेथड को तुमको एक्सेस करना है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा, बराबर है। और एक्शन मेथड क्या है? कंट्रोलर क्लास का मेथड है। URL से कैसे एक्सेस हो रहा है? अरे कोई तो है जो बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट बना रहा है, बराबर है। वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तुम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को बता दिए हो कि ये मेरा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है, बराबर। ये मेरा ये मेरा कंट्रोलर है। जितने भी कंट्रोलर मेरे आगे भी बनेंगे फ्यूचर में, सबका ऑब्जेक्ट तो बना देना। वो बनाने के लिए लाइन लिखते बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड कंट्रोलर्स। मैं ये भी बताया था जब व्यू नहीं रहेगा तो फिर तुमको इतना लिखना है, लेकिन अब तुमको व्यू भी लगेगा ना, तो उसके लिए ये
विद व्यूज। तो ये ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। अब तुमको कितने भी कंट्रोलर आगे बनेंगे उस सब के ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। तुमको यूज नहीं करना है तो तुमको देखना भी नहीं है, बन जाएंगे बस। कैसे बनेंगे? ये लाइन से बनेंगे। क्लियर है? समझ में आई ना बात? इसी तरीके से अभी तुम लोग एक वर्चुअल डीबी बनाए हो जिसका नाम है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, बराबर है? वर्चुअल डीबी के अंदर क्या है? तुम्हारा वर्चुअल टेबल यानी डीबी सेट, बराबर है? तुमको वहां तक जाना ही है ना। अब डीबी सेट देखा जाए तो क्या है? डीबी सेट एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, डीबी सेट टाइप की प्रॉपर्टी है, लेकिन है क्या? प्रॉपर्टी ही है ना। जैसे मैं लिखता हूं ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाता हूं, कहा गया ट्रेनर, तो प्रॉपर्टी कैसे बनाया? पब्लिक लिखा, ये एक्सेस मॉडिफायर हो गया, टाइप लिखा, ये इंट हो गई, और प्रॉपर्टी का नेम, यानी मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनाया जो इंटीजर टाइप की है, बराबर? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में क्या किया? एक्सेस मॉडिफायर लिखा, टाइप लिखा और नेम लिखा, गेट और सेट वैसे ही है। यानी अब मैं क्या बनाया? एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनाया जो किस टाइप की है? डीबी सेट टाइप की है, लेकिन है क्या? प्रॉपर्टी ही है। तो प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करते हैं? क्लास के ऑब्जेक्ट से, बराबर? तो अब ये प्रॉपर्टी को एक्सेस करना तो तुमको कंपलसरी है, क्योंकि यही तुम्हारा टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। डेटाबेस में जो टेबल है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये प्रॉपर्टी, ये डीबी सेट, इसको एक्सेस करना है। ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए क्या लगेगा? क्लास का ऑब्जेक्ट। तो तुमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन को बोलना है, भैया ये क्लास का नेम है, जब भी इसका ऑब्जेक्ट लगेगा दे देना। तो इसको भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन में इसलिए रजिस्टर करना है, सिंपल, समझे बात को? तो मैं यहां पे आया, वही सेम प्रोग्राम डॉट सी एस में जहां कंट्रोलर रजिस्टर किए ना, वैसे ही डीबी कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर करने के लिए एक मेथड तुमको दे दिया है। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज, अब सर्विसेज ही क्यों लिख रहा हूं मैं? आई सर्विस कलेक्शन, आई सर्विस कलेक्शन, जैसे कंटेनर होता है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक कंटेनर है उसके पास, वो बोलता है कि जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट तुमको चाहिए रहेगा ना, मेरे को बता दो, यहां लाके रजिस्टर कर दो। वो जो कंटेनर है उसका नाम है आई सर्विस कलेक्शन, समझे? क्या है उसका नाम? आई सर्विस कलेक्शन। तो तुमको आई सर्विस कलेक्शन को एक्सेस करना है और उसको बता देना है कि भाई इस क्लास का ऑब्जेक्ट मेरे को लगेगा कहीं भी तो तू दे देना। कहां देना वो अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, बस रजिस्ट्रेशन समझो। तो तुम जैसे बिल्डर डॉट सर्विस लिखते हो, देखो ये क्या है? आई सर्विस कलेक्शन। तुम आई सर्विस कलेक्शन को एक्सेस किए, यहां पे भी वही आई सर्विस कलेक्शन को एक्सेस किए। मैं लिखा ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, कि डीबी कॉन्टेक्स्ट को इस कंटेनर के अंदर ऐड करना है। वो बोलेगा भैया तेरे डीबी कॉन्टेक्स्ट जो का नाम क्या है, वर्चुअल डीबी का नाम क्या है? मैं एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहां पे क्या पास करना होता है? वो ठीक है, पैरामीटर टी कॉन्टेक्स्ट, टी एंटिटी मॉडल का नेम हो गया। देख लेता हूं मैं, मेरे को सही याद है कि नहीं। हाँ, टी कॉन्टेक्स्ट सही याद है, समझे बात को? टी एंटिटी मतलब मॉडल, टी कॉन्टेक्स्ट मतलब वर्चुअल डीबी, यानी कि तुम्हारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। मैं नेम क्यों प्रॉपर रखवा रहा हूं तुम लोग से पता है? अभी तुम लोग चाहे फैसल कॉन्टेक्स्ट लिख दो, माय कॉन्टेक्स्ट, सब चलेगा, लेकिन अगर प्रॉपर नेम लिखोगे ना तुमको समझेगा, समझे? क्लियर है? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ये मेरे प्रोजेक्ट में भी लिखे और ये स्टैंडर्ड नेम है, कन्वेंशन है, रूल नहीं है, कुछ भी लिखोगे चल जाएगा। जस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिटेड होना चाहिए वो, लेकिन सही नाम लिखोगे तो तुमको इजी, वहां जब कंपनी में प्रोजेक्ट देखोगे वो नाम रहेगा, तुम लोग फट से पता चल जाएगा वर्चुअल डीबी बना हुआ है। समझे बात को? मेरे प्रोजेक्ट में भी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ही लिखा हुआ है। तो मैं ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट मेथड को कॉल किया है, जस्ट एक मेथड है। अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो यहां पे ये एक मेथड कॉल है, दिख रहा है? और मेथड में एंगल ब्रैकेट में तुमको टी कॉन्टेक्स्ट पास किए हो। क्लियर है? ये हो गया। अब इसकी फर्दर तुमको कॉन्फ़िगरेशन भी करना है कि ये वर्चुअल डीबी है तो ठीक है, मैं एंटिटी फ्रेमवर्क को बोल दिया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में रजिस्टर इसको कर दिया, लेकिन कनेक्शन स्ट्रिंग तो उसकी डिटेल तुमको यहां बताना होता है। ये एक लेता है लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? मेथड का शॉर्ट हैंड फॉर्म है। जो मेथड होता है, डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो मेथड होता है उसका शॉर्ट हैंड फॉर्म है। एरो से पहले क्या होता है? पैरामीटर, और एरो के बाद क्या होता है? मेथड की बॉडी। तो ये हो गया मेथड का पैरामीटर,
और उसके बाद हो गई मेथड की बॉडी। तो मेथड की बॉडी अगर मल्टीपल लाइन में है तो उसके लिए क्या करने का, एक ब्लॉक बना देने का, कर्ली ब्रैकेट। तो एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, ओपन किया, क्लोज किया, अब इसके बीच में जो भी लिखना लिख दिया, तो मैं लिख दिया कनेक्शन स्ट्रिंग फेच। देखो ऑप्शन, यही जो पैरामीटर है इसी को यूज करोगे। मेथड की बॉडी के अंदर पैरामीटर को यूज करते हैं ना, तो ये पैरामीटर है, इसी को यूज किया मैं, ऑप्शन डॉट यूज सीक्वल सर्वर। इसको चाहिए थी कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ लिखी हुई है, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में लिखी हुई है, यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो फेच करके लाना पड़ेगा। फेच करने का तरीका क्या है, बिल्डर, वापस जो ऊपर का इंस्टेंस है, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, समझे बात को, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग मेथड को कॉल करो, उसको बताओ की नेम। ऐप सेटिंग में तुम्हारा की नेम क्या है, डीबी कनेक्शन, वही मैं उसको बता दिया। तो वो क्या करेगा, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन पड़ेगा, फौरन ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर आएगा। गेट कनेक्शन स्ट्रिंग फौरन इस कनेक्शन स्ट्रिंग्स ब्लॉक के अंदर आएगा, समझे बात को। अब इसी के अंदर क्यों आएगा, वेरी गुड। तो यहां पे देखो गेट सेक्शन को ओवर किया, क्या लिख के आ रहा है, शॉर्ट हैंड फॉर गेट सेक्शन। इंटरनली गेट सेक्शन चल रहा है, मैं तुम लोग गेट सेक्शन से भी बताऊंगा कैसे करते हैं, सिंपल एकदम। ये रिटर्न क्या करता है, कनेक्शन स्ट्रिंग, लेकिन यहां पर शॉर्ट हैंड फॉर गेट सेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग्स दिख रहा है। जो इंटरनली माइक्रोसॉफ्ट का कोड जो बन रहा है ना, वो कनेक्शन स्ट्रिंग्स को ही जाके ढूंढेगा, क्योंकि तुम अभी कस्टमाइज नहीं किए हो। तो जो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग कॉल करते हो तो इंटरनली क्या चलता है, गेट सेक्शन ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग्स, इसलिए वो यहां आके ढूंढेगा कनेक्शन स्ट्रिंग्स। अगर तुम यहां कनेक्शन स्ट्रिंग कर दोगे तो नहीं चलेगा कोड, समझे बात को। क्यों, क्योंकि वहां शॉर्ट हैंड जो इंटरनली चल रहा है ना, वो कनेक्शन स्ट्रिंग्स को ही ढूंढ रहा है। इंटरनली एक मेथड कॉल हो रहा है, उसका नाम है गेट सेक्शन ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग्स। नहीं भरोसा होता, यहां पे आओ, गेट सेक्शन कंट्रोल F12। अच्छा यहां ऐसा नहीं चलेगा, ये मेरे लैपटॉप में ये आया, यहां पे इसकी डेफिनेशन पे जाओ, गो टू डेफिनेशन, गो टू डेफिनेशन, सॉरी इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल F12, इसको ओपन करो, कहाँ गया, ये देखो समरी में क्या लिखा है, शॉर्ट हैंड फॉर गेट सेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग। इसका रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ गया, इसकी डेफिनेशन मिलना चाहिए। इससे पहले दिखाया था यार मैं, नहीं आगे। आए कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, आए कॉन्फ़िगरेशन से लाएगा, मतलब इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। अच्छा देखो एक चीज़ और समझ में आई, एक्सटेंशन मेथड पता है, एक्सटेंशन मेथड, अच्छा तुम लोग नहीं है ना, साथ में एक्सटेंशन मेथड नहीं पढ़ाया, ऐसा कैसे होता है? एक्सटेंशन मेथड क्या क्या होता है? कोई एक रुक जाए, एक सेकंड तुम बोलो। हाँ लेकिन पूरा आंसर नहीं है, फरियाद। ये भी पूरा आंसर नहीं हुआ, अब्दुल रहमान। एग्जिस्टिंग क्लास में कोई मेथड इंजेक्ट करना हो तो हम एक सेकंड फुरकान, बिना कोड को मॉडिफाई किए आ गया आंसर, विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कोड होता तो मैं तो कोई भी जाके लिख सकता हूँ ना, किसी भी क्लास में, मतलब किसी भी क्लास में जाके मेथड लिख सकता हूँ। प्रॉपर आंसर क्या है, इंटरव्यूअर सीधा क्रॉस करेगा, यहाँ पे गलत आंसर है। वो बोलेगा चलो ठीक है मैं क्लास बनाया, इसमें मेथड लिख दिया, एक्सटेंशन है गए, मैं क्लास है उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये एक्सटेंडेड मेथड है उसका, लिखा कहीं और लेकिन है किसका, इसका। समझे बात को, बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, समझे, बहुत प्रॉपर आंसर बताऊं, क्लियर है। तो ये भी ये क्या है, एक्सटेंशन मेथड है। तो एक्सटेंशन मेथड कैसे अलग हो जाता है,
उसका पहला पैरामीटर दिस से स्टार्ट होता है। मतलब ये मेथड लिखा हुआ कहाँ है, अरे सॉरी, ये मेथड कहाँ इंजेक्ट हो रहा है, आई कॉन्फ़िगरेशन में, समझे बात को। तो ये इसीलिए क्या है, स्टैटिक है। क्या कंडीशन है बताने की, एक स्टैटिक कंटेनर, उसके अंदर स्टैटिक मेथड जिसका पहला पैरामीटर कैसा रहेगा, दिस कीवर्ड से स्टार्ट होगा, और वो मेथड जिस क्लास में इंजेक्ट होगा वो क्लास का नेम रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा स्टैटिक मेथड, पहला हो गया पैरामीटर। दिस इंजेक्ट कहाँ होगा, आई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, समझे बात को। तो अब जहां भी आई कॉन्फ़िगरेशन की इंप्लीमेंटेशन रहेगी वहां तुमको ये मेथड की डिटेल मिल जाएगी। अब ढूंढना पड़ेगा उसको। बहरहाल ये मेरे ऊपर भरोसा कर लो बस इतना कि ये मेथड की समरी लिखी हुई क्या है, ये क्या करता है, कहाँ गया, रिटर्न्स समरी, शॉर्ट हैंड फॉर गेट सेक्शन। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग सब यहां आके मैं चेंज नहीं कर सकता, ये किसका कोड है, ये माइक्रोसॉफ्ट का कोड है, समझे बात को। तो जब मैं गेट कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो ढूंढेगा किसको, कनेक्शन स्ट्रिंग्स को, ना कि कनेक्शन स्ट्रिंग को या माय कनेक्शन स्ट्रिंग को। और अगर मेरे को अपना लिखना है तो गेट सेक्शन यूज करूंगा, जो उसने यूज किया है वो मैं यूज कर लूंगा इंटरनली, और मैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स की जगह पे क्या लिख दूंगा, माय कनेक्शन स्ट्रिंग, समझे बात को। एकदम सिंपल है। देख लेने का यहाँ आगे कॉन्फ़िगरेशन वो लोग क्या किए, माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर क्या कॉन्फ़िगरेशन किए वो देख लेने का, समझ में आ जाएगा, फिर अपना कर देने का। क्लियर है। तो जब प्रोजेक्ट करेंगे ना तो फिर अपना बनाएंगे सब, समझे, ताकि समझ में आए इंटरनली क्या चल रहा है। बहरहाल तो बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग डीबी कनेक्शन, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग। देखो रिटर्न्स द कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग रिटर्न किया, इस वेरिएबल में कनेक्शन स्ट्रिंग आई, वो मैं यूज सीक्वल सर्वर को दे दिया, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हो गई मेरी। तुम चाहो तो ये पूरा कोड उठा के कंट्रोल सी यहां पे लिख दो, कोई मसला नहीं है अब। लेकिन ये कोड समझ में आ रहा है क्या, एकदम गंदा कोड हो गया। देखो समझ में नहीं आ रहा कि ये ब्रैकेट कहाँ ओपन हुआ कहाँ क्लोज हुआ। यूज सीक्वल सर्वर को क्या चाहिए थी, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग लाने वाला कोड कितना है, इतना ही सेलेक्ट किया हूं मैं। इतना कोड क्या करेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग लेके आएगा। और अच्छा, मेथड का एग्जीक्यूशन मॉडल क्या है, कॉल होता है तो कहाँ जाता है, मेथड कॉल होता है तो जाता कहाँ है, डेफिनेशन पे। डेफिनेशन से क्या लेके आता है, रिटर्न वैल्यू, बराबर है, लेके आके कहाँ रख देता है, जहां से कॉल हुआ है, कॉलिंग स्टेटमेंट की जगह पे। ये मेथड कॉल हुआ, अपनी डेफिनेशन पे गया, क्या उठा के लाया, कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ ला के रख दिया। यूज सीक्वल सर्वर को क्या चाहिए थी, कनेक्शन स्ट्रिंग, मिल गई उसको, समझे बात को। तो अब चाहे तुम उसको डायरेक्ट दो या एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको कनेक्शन स्ट्रिंग दे दो, दोनों बात एक ही है। समझ में आई बात, क्लियर है। और यहाँ अक्सर ये बात बताने वाली रहती है कि अगर कोई ऐसा कर दे तो, हाँ क्यों एरर दे रहा है ये, वेरिएबल क्रिएशन से पहले वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो, समझे। ये वेरिएबल कनेक्शन स्ट्रिंग अभी क्रिएट हुआ है क्या, नहीं हुआ, नीचे क्रिएट हुआ है, लेकिन तुम उसको एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या बोलेगा ये, यही बोलेगा। हाँ एक मीम है असल में जहन में, बहरहाल वो मीम में ही दिमाग पूरा घूमे रहता अपना। हाँ तू छोड़ना नहीं मेरे को कहीं अकेले। नहीं पूछना क्या, मतलब समझा नहीं। यूज सीक्वल सर्वर बिलोंग करता है ऊपर नेम स्पेस से, देखो यहाँ से डीबी कॉन्टेक्स्ट से आया है वो। अगर मैं ये कमेंट आउट कर दिया, हटा ये कोड, दिखा, समझे बात को। चला अब क्लियर है, क्या टेंशन नहीं, ऐसा होमवर्क करने का देख लेने कहाँ से आया है, समझे, क्लियर है। असल में एक मूवी है ढोल, उसमें वो राजपाल यादव ऐसा कुछ करता है सीन, तो उसमें ओमपुरी बोलता है, अबे हराम के पिल्ले तू है कौन।
तो कंपाइलर भी यही बोल रहा है, कंपाइलर वो वेरिएबल को पहचानता नहीं है, समझे। असल में 2 बैच पहले मैं जो ऐसा जहन में अचानक आ गया मेरे, कंपाइलर को पता ही नहीं है ये वेरिएबल कौन है, तो कंपाइलर क्या बोल रहा है, तू है कौन, समझे बात को। कैन नॉट यूज लोकल वेरिएबल कनेक्शन स्ट्रिंग बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड, ये बात याद रखना, डिक्लेरेशन से पहले यूज नहीं करना। जावास्क्रिप्ट पे तो साला वो एरर वगैरह देता नहीं है, सीधा एक्सेप्शन आता है, वो आता है रन टाइम पे अनडिफाइंड बताता है। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये था थोड़ा हल्का सा फ्लो, और ये सारी चीजें करना है तुमको बिल्डर बिल्ड होने से पहले, ये लाइन से पहले, समझिए ना। ये एरर तुम्हारा आया था ना मेरे ख्याल 10-12 दिन पहले। क्लियर है, बिल्डर बिल्ड होने से पहले तुमको ये लिखना है। और ये क्या है, यूज राउटिंग इनेबल करने के लिए, राउटिंग इनेबल करने के लिए यूज स्टैटिक फाइल्स, और ये दोनों है क्या, मिडलवेयर्स। ये तुम्हारी राउटिंग है, लेकिन कौन सी राउटिंग है, डिफॉल्ट है। राउटिंग की 2 टाइप है, कन्वेंशनल, एट्रीब्यूट राउटिंग बताया ही नहीं हो अभी, एट्रीब्यूट राउटिंग बताया हो गया नहीं ना, हाँ ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल राउट। राउटिंग की 2 टाइप है, एक है कन्वेंशनल राउटिंग और एक है एट्रीब्यूट राउटिंग। एट्रीब्यूट राउटिंग बताया नहीं हो तो अभी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये हो गया। एमवीसी के अंदर इसको इनेबल, एमवीसी वाला कौन कौन है, ये फात भाई बताया होगा। एट्रीब्यूट राउटिंग बताया फात भाई, अबे यार कैसा एक नहीं बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, पहले लड़ लो बाहर जाके तुम लोग, अलग अलग बैच है क्या। तो वहां पे एट्रीब्यूट राउटिंग को इनेबल करना पड़ता है, डॉटनेट कोर में इनेबल नहीं करना पड़ता, बस सिंपल। और ऐप डॉट रन ये क्या है, ये भी एक मिडलवेयर है, और ये हमेशा तुम्हारी पाइपलाइन की रिक्वेस्ट, पाइपलाइन की आखिरी मिडलवेयर होगी। इसके बाद कोई भी कोड है वो रन नहीं होगा, मतलब कोड अब चला गया तुम्हारा, इसके बाद कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है ऐप डॉट रन क्यों यूज होता है, तो ये तुम्हारी मिडलवेयर की लास्ट मिडलवेयर, मिडलवेयर्स की लास्ट मिडलवेयर है, और ये सारी मिडलवेयर को टर्मिनेट कर देती है, समझे, आखिरी मिडलवेयर है। क्लियर है, ठीक है। ये था हल्का सा फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि लोग को कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैं बता दिया। क्लियर है। अब आप आते एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक बंदे का क्वेश्चन ये था, हालांकि मैं बताया था, मैं रिपीट कर देता हूं कि यहां पर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस ही क्यों लिखना है, बराबर है, यहां पर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस ही क्यों लिखना है। क्लियर है, वो इसलिए कि डीबी कॉन्टेक्स्ट ये जो तुम्हारी क्लास है इसके नाम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स है, तो जो अपने को कंस्ट्रक्टर चाहिए ना वो एक इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टर जो एक पैरामीटर रखता है और कुछ नहीं। तो जब तुम लोग यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे तुमको ये क्लास दिखी, ये क्लास के मल्टीपल तुमको नीचे कंस्ट्रक्टर मिलेंगे। तो पहला कंस्ट्रक्टर ये है, देखो। अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक सेकंड एजाज, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? आंसर तो ऐसे आ जाता है, अब थोड़ा तो पकड़ना पड़ेगा पब्लिक को। 4 पॉइंट में बता दो कंस्ट्रक्टर में, जिससे पूछूंगा वही बताना। जुल्फिकार, ओके ओके, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही भूल रहा। इट हैज सेम नेम एज क्लास नेम, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। इसका मतलब ये है कि इसके आगे ब्रैकेट लगा होगा, बराबर है। इट हैज सेम नेम एज क्लास नेम, जो भी क्लास है उसके अंदर रहेगा तो सेम नेम का रहेगा, बराबर है। इट हैज नो रिटर्न टाइप, मतलब उससे पहले रिटर्न टाइप नहीं, इसीलिए तो स्पेशल मेथड है ना। नॉर्मल मेथड रहता तो क्या रहती उसकी रिटर्न टाइप होती, इसीलिए स्पेशल मेथड है। जो पहला पॉइंट इससे से कनेक्ट होता है, क्लियर है। चौथा क्या है, हाँ, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इट गेट्स ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड, बराबर है, समझे सबको। तो ये कंस्ट्रक्टर, तो एक हो गया ये तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये वाला जो मैं सिलेक्ट किया हूं। इसके इस पैरामीटर को वैल्यू भेजना है। पैरामीटर की टाइप क्या है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, इसलिए यहां पे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस लिखा हूं। क्लियर है, समझे बात को।
और ऑप्शनली एंगल ब्रैकेट के अंदर बता दिया कि भैया जो टी कॉन्टेक्स्ट है वो ये है। क्लियर है, समझ में आई बात सबको? तो डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया और वो जो वेरिएबल है ऑप्शंस उसको बेस को पास कर दिया। तो ये कहाँ रिसीव हो रहा है? यहाँ रिसीव हो रहा है। देखो क्लिक किया तो वहीं पहुंचा ऑटोमेटिकली। समझे? यहाँ पे भेज रहे हो तो इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है ना, हाउ टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इन चाइल्ड क्लास, ये क्वेश्चन होता है यूजिंग बेस कीवर्ड। तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, तो मैं चाइल्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके आगे कोलन लगाया, बेस लिखा। ये बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस क्लास को, पेरेंट क्लास को। और क्लास के नेम के आगे अगर ब्रैकेट लग जाए तो क्या हो जाता है? कंस्ट्रक्टर। क्लास के नेम के आगे ब्रैकेट लगा दो, कंस्ट्रक्टर बन गया। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। अब जब कॉल कर रहे हो तो वैल्यू भी भेजो, कॉल कर रहे हो तो वैल्यू भेजो। क्यों? क्योंकि तुम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। तो ये जब इसमें क्लिक करता हूं तो बराबर देखो यहाँ आया। तो इसको कौन सी टाइप की वैल्यू चाहिए? डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस टाइप की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस टाइप की वैल्यू जनरेट किया और उसको पास कर दिया। अगर तुम यहाँ पे चाहते हो कि यहाँ पे मेरे को ओपीटी लिखना है तो यहाँ पे भी तुमको ओपीटी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? यही फोन पे बोला था फरियाद में, याद आया? तुम्हारा एक फर्दर इसमें एक क्वेश्चन है, याद है तुमको? वैल्यू कैसे जाएगी, वही पे आ रहा हूं मैं। देखो ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, जो भी यहां बनाओगे ना वही पास करना है। समझे बात को? ये तो एक जस्ट वेरिएबल है ना, पैरामीटर है। स्ट्रिंग एस टी आप लिखो चाहे स्ट्रिंग एस लिखो, बात एक ही है, वही पास करना है तुमको आगे। ये क्लियर हुआ? अब कंस्ट्रक्टर कब चलता है? जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये कंस्ट्रक्टर किसका है? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का कंस्ट्रक्टर है, बराबर। इसका ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाएगा कंस्ट्रक्टर, अरे सॉरी ऑब्जेक्ट। इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू चली जाएगी बेस के पास। समझ में आया फ्लो? अब मैं बोला फोन पे कैसे बताऊं, है कि नहीं? बीवी बच्चे लोग को लेके खाना खा रहा था, वहां हैरान किया था फोन पे मेरे को। अरे बद्दुआ लिया मेरी वाइफ की दावे पे। ठीक है, समझ में आई बात? मजाक कर रहा हूं। तो ये हो गया अपना यहां तक का फ्लो। इतना फ्लो समझा? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। उसके बाद अपना ये पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गई, जिसमें अपने थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज कर दिए कि हर कॉन्फ़िगरेशन सिंगल एंटिटी के लिए अपने को करने का, एंटिटी को पकड़ने का, और एंटिटी पकड़ने के बाद लैम्डा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे भी सब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे जो एंटिटी मैं लिखा हूँ तो वही एंटिटी यूज किया हूँ। अब तुम लोग अगर ई लिखना है तो यहाँ पे ई यूज करना, यहाँ पे अगर तुमको ENT लिखना है तो यहाँ पे ENT यूज करना। जो भी लिखोगे ना वो यूज करना, क्योंकि ये क्या है? ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, तो जो पैरामीटर रहेगा वही नीचे यूज होगा। समझे बात को? यहाँ पे भी देखो, मैं यहाँ क्या लिखा? E, तो मैं यहाँ पे E यूज किया। अगर मैं यहाँ पे X लिखता तो मैं यहाँ पे X ही यूज करता। समझे बात को? क्लियर है? मेरे ख्याल से इसके बाद किसी को डाउट नहीं होगा, आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, पूछो पूछो। हाँ, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही है, सी शार्प का कानून है। समझो, यहाँ पे लिंक क्यू पढ़े हैं ना अपने? फुल फॉर्म क्या है? अब खाली क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। समझे बात को? तो लिंक क्यू के अंदर जब कभी किसी कलेक्शन पे डॉट लिखते हैं तो जिस कलेक्शन पे डॉट लिखे उससे पहले का कलेक्शन का सिंगल ऑब्जेक्ट का एक्सेस मिलता है। ये भी वैसे ही है। मैं किस पे डॉट लिखा हूं? स्टूडेंट पे ना। कहा गया? ये देखो, यहां समझेगा। एंटिटी ट्रेनर, यहां डॉट लिखा तो एक्सेस किसका मिलेगा? इसका। अगर मैं यहां पे हैश की में एंटिटी पे हैश की लिखा हूं तो ये एंटिटी किसको रिफर कर रही है? स्टूडेंट को। तो ई क्या है? स्टूडेंट है, इसलिए ई डॉट लिखा तो स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टी मिली। यहाँ पे ई डॉट लिखा तो देखो
स्टूडेंट आईडी भी आ गया, नेम भी आ गया, बर्थ डेट भी आ गया, एज भी आ गया। क्लियर है? समझ में आई बात? अब पूछूंगा ही नहीं मैं, कोई डाउट है कि नहीं है? क्वेश्चन बैंक तेरा नाम रख दूंगा मैं, एडिट करता हूं नंबर अब भी। क्लियर हुआ ना? कोई भी डाउट रहा पूछो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मैं पूछूं तो फिर आना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। असल में लोग रिक्वेस्ट किए थे कि थोड़ा सा स्पीड मत चले जाना ये हफ्ते, इसलिए थोड़ा सा आराम से ले लिया इसको, क्योंकि अब जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ये सेम चीज़ वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, तो वहाँ मैं फिर बारीकी से नहीं बताऊँगा, ये सेम चीज़ वहाँ करना है। वहाँ मैं वही चीज़ बताऊँगा कि अभी जैसे एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करना है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझाऊँगा, कहाँ करना है वो समझाऊँगा वहाँ पे। तो यहाँ समझ लो, वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका रहेगा खाली। क्लियर है? तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन हो गई, ट्रेनर देख लिए, प्रोग्राम डॉट सी एस में कुछ नहीं बचा वो देख लिए, इंडेक्स ये जस्ट अपना व्यू है, एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ लिखा ही नहीं है। स्टूडेंट मॉडल हो गया अपना, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में सब देख लिए। ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना कंट्रोलर की बारी अब आई है। मतलब आपने क्या सेटअप कर लिया अभी तक? डेटाबेस सेटअप हो गया, और अपना जो पूरा एंटिटी फ्रेमवर्क की चीज़ें थी वो यहाँ पे सेटअप हो गई, माइग्रेशन कर दी है, वहाँ पे बन गया। ये ओपन करके रखो, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, अपना सिंपल सा कंट्रोलर बना हुआ है। अब अपने को करना क्या है? अपने को डेटाबेस से वैल्यू यहाँ लेके आना है और यूआई पे दिखाना है। समझे बात को? डेटाबेस से वैल्यू लेके आना है और यूआई पे दिखाना है। मेरा इरादा था आज कि मल्टीपल टेबल का कनेक्शन फ्लुएंट एपीआई से कैसे होता है वो बताऊं, लेकिन थोड़ा हैवी हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा अपने यहीं पे ले लिए। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये डेटाबेस पे क्लिक किए, डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट डीबी और यहाँ पे आके टेबल्स, टेबल में आके अपना ईएफ माइग्रेशन हिस्ट्री वगैरह बता चुका हूँ। स्टूडेंट हो गया, टीबीएल ट्रेनर्स हो गया। आप खाली चेक एक चीज़ करना है कि अभी मैं जाके फ्लुएंट एपीआई के अंदर चेंजेस किया हूँ ना, तो चेंजेस मैप नहीं होंगे तो वैल्यू आएगी नहीं। तो मैं यहाँ पे आया स्टूडेंट का देख लो, कॉलम नेम और कॉलम की टाइप। तो फ्लुएंट एपीआई में आओ, कहाँ गया? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऑन मॉडल क्रिएटिंग, और ये हो गया अपना स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया अपना, यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन है। तो हैश की बराबर, ठीक है, प्राइमरी की इसको बना दी है, प्रॉपर्टी नेम को पकड़े, उसको इज रिक्वायर्ड की है। यहाँ पे ये देखो, ये नॉट नल है, सही है, यहाँ पे नॉट नल है यानी मैंडेटरी कॉलम है, मैं यहाँ पे इसको क्या कर दिया हूँ? इज रिक्वायर्ड, सही है। हैज डिफॉल्ट वैल्यू टेस्ट, तो डिफॉल्ट वैल्यू तो यहीं से जाएगी, कोई मसला नहीं है। कॉलम नेम है, तो यहाँ पे भी नेम है, और नेम का कॉलम नल है। अच्छा, मैं कुछ और को नॉट नल देख लिया क्या? बराबर, ये देखो नल है, तो खाली यहाँ पे आके अब तुम चलाओगे तो माइग्रेशन करना पड़ेगा, समझे? माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या करो इसको, ये तो जस्ट तुम लोग के बताने के लिए था, इसको ऐसा हटा दो। समझे बात को? क्लियर है? ठीक है, नहीं तो फिर वो उसको वो कर देगा, मतलब वो वहाँ बोलेगा कि नॉट नहीं, नलेबल है ना, क्या है? हाँ, यहाँ पे नल है और तुम सी शार्प से बोल रहे हो कि नॉट नल है, तो सिंक अप कर दो, माइग्रेशन चला दो। तो मैं हटा ही दिया उसको। हैश कॉलम नेम और एन वर्कैव 25 कॉलम की टाइप, तो एन वर्कैव 25 सही है। चलो ये हो गया, ठीक है, और मैं कुछ किया ही नहीं, तो ये तो चल गया अपना। और ट्रेनर टेबल के लिए नेम, हाँ देखो इसको भी थोड़ा सा सही कर दो, जैसे ये है ना नीचे वाला, वैसे इसको भी कर दो। तो यहाँ पे मैं
कॉपी कर देता हूँ कि आगे अगर फर्दर मुझको कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ी तो मैं ऐसे ही करूँगा। मैं लिखा एंटिटी गोज टू, अब मैं लिखा एंटिटी डॉट टू टेबल। समझे बात को? अब अगर ट्रेनर के लिए, इस मॉडल के लिए कोई और कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मैं कहां से करूंगा? वही सेम ब्रैकेट के अंदर, मतलब यही इस ब्लॉक के अंदर करते चले आऊंगा। तो हर मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन उसके ब्रैकेट में हो जाएगी, कोड एकदम क्लीन हो जाएगा। क्या? हाँ लिख सकते हैं। हैश डेटा खाली एक्सेस करना पड़ेगा तुमको। फॉर एग्जाम्पल चेक कर लेते ना, यहाँ पे हर चीज़ मेरे को थोड़ी बता दी। एंटिटी डॉट हो गया है ना स्टूडेंट एंटिटी के लिए। तो यहाँ पे इसको भी क्या करो, ये मैं इसको किया कंट्रोल एक्स, यहीं पे जहाँ टू टेबल बनाया हो ना, एंटिटी डॉट हैज डेटा, ये क्या लेगा? पैरम्स। ब्रैकेट हो गया। समझे ना क्या किया? इसको तुम लोग के समझने के लिए ऐसा कर दो, ये कॉमा सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है ना, या फिर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके, वेरिएबल यहाँ लिख दो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है ना, एक वेरिएबल में ऊपर उसको स्टोर कर लो और वो वेरिएबल यहाँ लिख दो। जैसा तुम लोग को बेस्ट लगता है वैसा तुम लोग कर सकते हो। तो ये अपनी ये लाइन भी जो है वो खत्म। समझे बात को? अब हो गया कोड एकदम क्लीन। ये देखो दिख रहा है? समझ में आ रही बात? अच्छा ये किस एंटिटी के लिए है? स्टूडेंट एंटिटी के लिए है ना? हाँ बराबर। ट्रेनर के लिए तो मैं डेटा सीड किया ही नहीं, तो जरूरत नहीं है। हो गया। एक एंटिटी ट्रेनर, उसके लिए एक एंटिटी स्टूडेंट, उसके लिए पूरा एक ब्रैकेट में। समझे बात को? थोड़ा सा इसको अच्छा दिखने के लिए ऐसा सबसे पहले टेबल का कर दो मैपिंग, फिर उसके बाद उसके कॉलम की मैपिंग हो गई। क्लियर है? समझ में आई बात सबको? तो ये पूरा एक ब्रैकेट है और पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? स्टूडेंट की। अब ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड हुआ, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन ट्रेनर की है। अब फर्दर अगर इसमें कुछ भी करना रहेगा तो मैं ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखूंगा ना, यहाँ पे है कि नहीं? सिंपल। तो इससे कोड क्लीन भी हो जाता है, रीडेबल भी हो जाता है, सामने वाले डेवलपर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड भी हो जाता है। अभी तू एनोटेशन यूज़ किया है? नहीं, डेटा एनोटेशन ही यूज़ किया है। पूरा चेंज कर दे, फ्लुएंट एपीआई मार दे सब जगह। हाँ तो मज़ा आएगा वो। नहीं धीरे धीरे नहीं, एक बार में कर, चेंजेस ब्रेक होंगे नहीं तो। अच्छा, क्योंकि ये काम कैसा है पता है? एक बार में पूरा करने का, नहीं तो होगा क्या पता है? आधी जगह पे डेटा एनोटेशन रहेगा। तुम फॉर एग्जांपल अपने पास 100 मॉडल है, तू 50 का कर दिया, एनोटेशन हटा दिया, फ्लुएंट एपीआई लिख दिया। अब दो जगह कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। देखो, कोई कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन में मॉडल में जाके चेक कर रहा है, कोई जाके तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में फ्लुएंट एपीआई में चेक कर रहा है। तो ये काम कैसे करने का? एक बैठक में बोल देने का ये मैं कर रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्टिमाइजेशन का काम खत्म करूंगा तो ही दूसरा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ऐसा बोल सकते हैं? हाँ अभी एपीआई चल रहा है। एपीआई चल रहा है, बेस्ट, बहुत सीखने मिलता है उससे। ठीक है, मालूम पड़ा ऐसे बोल दिया तो बोले कल से बता दें। मैं ऐसा कुछ मसला नहीं है। इन लोग बहुत अच्छी डिपेंडेंसी बनाया कंपनी में, एक एक प्रोजेक्ट पूरा पूरा कर रहे हैं अकेले अकेले, कोई टेंशन ही नहीं है। बहरहाल ये क्लियर हुआ सबको, तो अपने कंट्रोलर की तरफ आते फिर। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आया, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आया कि स्टूडेंट कंट्रोलर पे अब मुझको यहाँ पे इस एक्शन मेथड को हिट करना है, जो डेटाबेस से ट्रेनर या स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का डेटा लेके आएगा, बराबर, जो भी डेटा रहेगा वहाँ पे वो लेके आ जाएगा। एक चीज़ और चेक कर दे, कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं है जो टेबल स्ट्रक्चर में हुए हैं और अपने को पता नहीं है। कैसे चेक करेंगे?
एक माइग्रेशन कर देते हैं, टेस्ट माइग्रेशन, उसके अंदर कुछ आया तो भेज देंगे, नहीं आया तो रिमूव डैश माइग्रेशन। समझेगी नहीं मेरी बात? माइग्रेशन जो पढ़ा है क्या, वो वही चेक करना है मेरे को। ऐड माइग्रेशन टेस्ट, देखो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, दिख रहा है क्लास मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है जिसमें तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अभी तुम्हारा एक ही प्रोजेक्ट है जिस सब कुछ उसी में है, तो यहाँ कुछ सेलेक्ट करने का मसला नहीं है। ये वार्निंग पे तो पूछा था ना क्वेश्चन, वार्निंग को इग्नोर करने का, फोकस किस पे करने का, एरर पे। क्या आया यहाँ पे, अल्टर कॉलम, एक कॉलम अल्टर हुआ है स्टूडेंट का, कैसे पता चला? देखो माइग्रेशन बिल्डर अल्टर कॉलम, कॉलम का नेम क्या है, नेम, वो किससे बिलोंग करता है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, उसकी पहले टाइप नहीं, टाइप वही है, एन वर्कर 25, नलेबल ट्रू, सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट चेंज हुआ है, चले कोई मसला नहीं। और डाउन मेथड में क्या रहता है, माइग्रेशन को रिवर्ट करने के लिए यूज होता है ये, ठीक है, अप्लाई कर दो इसको, क्या कर सकते हैं। अपडेट डेटाबेस हाइफन हाइफन वर्बोस, अंडरस्कोर नहीं है। अच्छा तुम लोग दोनों ही था साथ में, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ देखो हमेशा पढ़ो ऐसे कि इंटरव्यू के अंदर हो तुम लोग, मतलब कभी भी किससे भी तलवार लटक रही, किससे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। हो गया, ठीक है, मतलब एटलीस्ट अपने को अब ये हो गया कि अपना जो है सिंकअप है टेबल और मॉडल, कोई पेंडिंग माइग्रेशन नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझको करना ये है कि क्या करना है, डेटा लेके आना है खुद ही भूल गया था, डेटा लेके आना है। तो डेटा कहाँ पे मिलेगा अपने को, वर्चुअल डीबी में, बराबर है। वर्चुअल डीबी अपना क्या है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। वर्चुअल डीबी के अंदर टेबल कौन सा है, वर्चुअल टेबल, जिसको अपने बोलते हैं डीबी सेट, मतलब डेटा अपने को मिलेगा स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी से, बराबर है, यही टेबल है। ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है तो क्या लगता है, वो जिस क्लास में है उसका ऑब्जेक्ट, बराबर। ये किस क्लास में है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्ट लगेगा। जहां पर भी मुझको टेबल को एक्सेस करना है वहां मुझको एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट लगेगा। समझ भाई बात, क्योंकि सारे के सारे टेबल का है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर, बराबर। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है वर्चुअल डीबी, वर्चुअल डीबी के अंदर सारे वर्चुअल टेबल है, तो वर्चुअल डीबी बनी हुई क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा ताकि वर्चुअल डीबी के प्रॉपर्टीज को मैं एक्सेस कर सकूं। प्रॉपर्टी क्या है, टेबल है, समझे बात को, इसको एक्सेस करना है। क्लियर है सबको, कोई पीछे तो नहीं छूट गया ना? एक बार फिर बोल के आगे निकलता हूं। ये वर्चुअल डीबी है, ये वर्चुअल टेबल है, लेकिन वर्चुअल और ये सब हटा दो तो ये है क्या, क्लास है और प्रॉपर्टी है। क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट लगता है, बराबर है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझको लगेगा, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने किसको बोले हो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, program.cs के अंदर यहां पे ये लाइन, बराबर है, तो वो मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जब तुम्हारे पास आता है, यहां पे मैं फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसका मैं obj इक्वल टू न्यू, देखो ऐसे बनता है क्या ऑब्जेक्ट, यही तरीका है, मैं कमेंट कर देता हूं, घबराना नहीं।
ऐसे बनता है ऑब्जेक्ट। तो इक्वल टू के बाद क्या है, और ये क्या है, बराबर। तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, समझी बात में क्या बोला? देखो, इक्वल टू के जो बाद होता है ना, वही ऑब्जेक्ट होता है। मेरा वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का लेक्चर ऊपर जाके देख लेना, तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्वल टू के बाद होता है, इक्वल टू से पहले वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने वाला रेफरेंस वेरिएबल होता है, बराबर है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का काम किसको दिए हो? डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। वो बना के तुमको ऑब्जेक्ट लाके दे देगा, रिसीव तुमको करना है ना, तो रिसीव करने के लिए रेफरेंस वेरिएबल तुमको बनाना पड़ेगा। समझे बात को? तो बनाओ, सिंपल। मैं बोला कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे एक कन्वेंशन है कि ये बहुत सेंसिटिव चीज है ना, डेटाबेस का एक्सेस है इसके पास, तो इसको कर देने का क्या, प्राइवेट, और साथ में रीड ओनली। रीड ओनली क्यों करने का? अरे यार बहुत, एक सेकंड, वासिफ बोल रहा था, बोले मैं क्या बोला? रीड ओनली फेल क्या? इनिशियलाइजेशन या तो उस जहां पे वो डिक्लेयर हो रहा है वहां होगा, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा, तो इंश्योर करने के लिए। और एक और कन्वेंशन ये है इंपॉर्टेंट, हमेशा तुम लोग देखोगे जब भी कोई फील्ड प्राइवेट रहेगी, ये ऑलवेज अंडरस्कोर में रहेगी। ये कन्वेंशन है, कंपनी में हमेशा तुमको मिलेगा। इसी से अपने पहचान लेते कि ये शायद सेंसिटिव फील्ड है। समझे बात को? क्योंकि अब ये फील्ड फॉर एग्जांपल कहीं 1000 लाइन नीचे कोड में तुमको दिखी, तो तुम वो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट पढ़ के समझ में आ जाओगे कि ये कोई प्राइवेट फील्ड है, तुमको आगे ऊपर देखने की जरूरत नहीं रहेगी। समझे बात को? ये कन्वेंशन है। तो ये मैं इंस्टेंस बना लिया, और ये इक्वल टू के बाद वाला पार्ट मुझको डिपेंडेंसी इंजेक्शन लाके देगा। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन लाके देता है ना, तो वो बोलता है कि मैं सब जगह नहीं लाके दूंगा, मैं 2 जगह लाके दूंगा। दो जगह पे मैं ला के दूंगा। एक मेथड बेस्ड इंजेक्शन, यानी मैं ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करूंगा लाके, या कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन, यानी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में दूंगा या मेथड के पैरामीटर में दूंगा। 2 जगह लाके दूंगा मैं। तो अभी कंस्ट्रक्टर देखते हैं, मेथड आगे देखेंगे। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं। मैं लिखा सी टॉल, तो इसका कंस्ट्रक्टर बन गया। इसके कंस्ट्रक्टर में लाके देगा ना वो यहां पे, मैं लिखा ठीक है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो होगा क्या पता है? ये जो है ऑब्जेक्ट वो रिसीव होगा यहां पे, यानी देखा जाए तो बनेगा क्या कोड पता है? कोड कुछ ऐसा बनेगा, तुम लोग के समझाने के लिए, सिंटेक्स गलत है वो, ऐसा बनेगा। मतलब ये जो ला के देगा वो कौन ला के देगा? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। समझे? तो ये ऑब्जेक्ट कहां रिसीव हुआ? कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मतलब अब ऑब्जेक्ट किसके पास है? ये पैरामीटर इसके पास है। क्लियर हुई बात? यार समझाना ही पड़ेगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑब्जेक्ट ला के देता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है? क्लास नेम, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, बराबर है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से यहां तक, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन ला के देगा। इसको रिसीव करने के लिए तुमको क्या लगेगा? एक रेफरेंस वेरिएबल लगेगा, मतलब ये पार्ट, बराबर है। ये तुम यहां पे बना लिए कि पैरामीटर में देगा ना लागे भाई तू, तो मैं पैरामीटर में रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। जब यहां होल्ड होगा तो अब तुमको करना क्या है? ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन लागे, मतलब ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन गया, बराबर है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब तुमको करना क्या है? पैरामीटर से लेके प्राइवेट फील्ड को दे दो ताकि वो सिक्योर हो जाए। समझे बात को? यहां रिसीव हुआ, इससे इसको दे दो। तो तुमको क्या लिखना है बॉडी के अंदर? अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। समझे बात को? डिपेंडेंसी इंजेक्शन ला के दिया पैरामीटर में, पैरामीटर से तुम दे दिए प्राइवेट फील्ड को, और इनिशियलाइजेशन प्राइवेट रीड ओनली फील्ड का कहां होता है? कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहां पे अब तुम्हारा जो है डेटाबेस का कनेक्शन है वो हो गया सिक्योर। समझे? प्राइवेट हो गया। प्राइवेट होने का मतलब ये कि वो सिर्फ इस क्लास के अंदर ही चलेगा। प्राइवेट का मतलब क्या होता है?
उसको कोई फॉर एग्जांपल कोई आया इसको फर्दर इनहेरिट कर दिया स्टूडेंट कंट्रोलर को, वो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि प्राइवेट फील्ड है ना, इसके बाहर उसका एक्सेस ही नहीं रहेगा किसी के पास। समझ में आई बात? क्लियर है? ये लोग को नहीं समझता डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मसला कि इक्वल टू के बाद वाला जो है वो क्या है, वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन ला के देगा। तुम जो लिखते हो रिसीविंग एंड का काम तुम करते हो, तो रिसीव किया पैरामीटर के अंदर, लेकिन वो पैरामीटर को तुम प्राइवेट नहीं किए हो ना, वहां थोड़ी प्राइवेट कर सकते हो। वहां से पैरामीटर से उठा के तुम्हारी प्राइवेट फील्ड को खाली दे दो, इसके बाद यूज करो। हाँ ये ना, मैं डर गया। बराबर, तो यहां रिसीव हुआ तो मैं लिखा, इसको उठाया, मेरा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, यानी पैरामीटर से उठा के प्राइवेट फील्ड को दे दिया। क्लियर है? अब मेरा रास्ता साफ है कि मैं वर्चुअल टेबल तक जा सकता हूं, टेबल से डेटा ला सकता हूं, ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो ये मेरा इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स यूज हो रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा कर देता हूं, लिस्ट, ये लिस्ट लाने के लिए यूज हो रहा है। बराबर, एक्शन मेथड। तो ये हिट होगा तो लिस्ट आना चाहिए। बराबर है, किसकी? स्टूडेंट की। स्टूडेंट की लिस्ट कहां रहेगी? सीक्वेल सर्वर के अंदर स्टूडेंट जो टेबल है, लेकिन मेरे को टेबल तक नहीं जाना है, मेरे को कहां तक जाना है? वर्चुअल टेबल तक, यानी कहां? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, मतलब यहां स्टूडेंट। यहां तक आने के लिए इसका ऑब्जेक्ट लगेगा, और इसका ऑब्जेक्ट किसके पास है? यहां पे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहां पे लिखा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट, डॉट जैसे लिखा दोनों प्रॉपर्टी मुझको दिखेगी। कौन कौन सी? ट्रेनर भी, स्टूडेंट भी। देखो आया ट्रेनर्स, स्टूडेंट्स, दोनों टेबल का एक्सेस मिल गया मुझको। मैं लिखा स्टूडेंट्स और सेमीकोलन, तो ये बोलेगा कि लिस्ट आर, यस को स्टोर कर लो। मैं लिखा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। समझे बात को? ये स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? टेबल को। तो तुम तो बोले नहीं हो कि टेबल में फलाने आईडी वाले की मुझको रिकॉर्ड चाहिए, नहीं बोले हो ना, पूरा टेबल मंगा रहे हो। पूरा टेबल का मतलब क्या है? पूरी लिस्ट, पूरे टेबल का डेटा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो यहां पे रिसीव होगा और ये वेरिएबल के अंदर लिस्ट आ जाएगी। समझे बात को? और वही तुमको भेजना है कहां पे? व्यू पे, ताकि वो व्यू पे दिखे। तो मैं यहां पे लिखा, अब ये जो मेरा एक्शन मेथड है वो एक व्यू रिटर्न करने वाला है, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप क्या है? अब ये एक व्यू रिटर्न करेगा और उस व्यू पे मैं भेज दूंगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, कुछ मुझको दिखाना है। बराबर है? अब ये व्यू पहले से बना हुआ है, मैं बना दिया था लास्ट टाइम पे। तो व्यू फोल्डर के अंदर स्टूडेंट के अंदर इंडेक्स नाम का व्यू है। अगर मैं यहां पर, अच्छा व्यू मेथड का, एक सेकंड, जीशान जीशान, व्यू मेथड क्या लेता है? ये व्यू मेथड है, पैटर्न। आधा सही बोले, कोशिश करो। अच्छा मैं एक उर्दू में एक सेंटेंस बोलता हूं, हिंदी में क्या बोलता हूं? कहां भेजना है, कहां भेजना है, क्या भेजना है। तीसरा क्यों, क्यों भेजना है? अरे दो ही है, कहां भेजना है, क्या भेजना है। कहां भेजना है? व्यू पे, तो व्यू का नेम, कॉमा, क्या भेजना है तो ऑब्जेक्ट। बराबर? कहां भेजना है, क्या भेजना है, तो मैं यहां पे लिखा कहां भेजना है, तो मतलब इंडेक्स व्यू पे भेजना है। क्या भेजना है? तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट भेजना है। समझे बात को? तो पहला है व्यू नेम, दूसरा है मॉडल, सिंपल। ये देखो पहला क्या है? ये व्यू नेम, दूसरा क्या है? मॉडल। तो यहां भेजना है, ये भेजना है। समझे बात को? ठीक है, ये व्यू यहां पे बना हुआ है, ये वहां चला जाएगा। तो ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिसीव कहां होगा? इंडेक्स व्यू पे। तो इंडेक्स व्यू पे आओ, मैं इंडेक्स व्यू पे आया, यहां पे रिसीव होगा।
तो सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू है, टॉपर लुक की क्लास है। तो ये कैसे बनेगा, हाँ थोड़ी हेल्प करते रहो मेरी। मॉडल, मॉडल के बाद नहीं, अच्छा पूरा चलो वही, क्लास मैनेजमेंट सिस्टम डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू बन गया। क्यों, क्योंकि ये व्यू जो है वो मैंने बाइंड कर दिया किससे, एक स्पेसिफिक मॉडल से जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ये पूरी नेम स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ लिखी हुई है, व्यू इंपोर्ट में लिखी हुई है। मैं यहाँ पे आया व्यू इंपोर्ट, व्यू इंपोर्ट में देखो ये नेम स्पेस लिखी हुई है। तो व्यू इंपोर्ट क्या है, वो तो लेआउट है, सारे व्यू का एक बेस व्यू है। क्यों यूज होता है, वो नेम स्पेस जो कॉमन हो, यानी सारे व्यू पे अपने को लग रही है, तो पेरेंट व्यू में डाल दिए। अब जितने भी तुम व्यू बनाओगे वो बाय डिफॉल्ट इससे इनहेरिटेड रहेंगे ना, तो नेम स्पेस सब जगह पहुंच जाएगी। ये नेम स्पेस लिखी हुई है व्यू इंपोर्ट के अंदर, लेकिन पहुंच रही है कहां, सारे व्यू में पहुंच रही है। वरना तुमको कैसे लिखना पड़ता, तुमको ऐसा लिखना पड़ता, यूजिंग क्लास मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स, और फिर नीचे ये लिखने की जरूरत नहीं रहती, बराबर। लेकिन ये जो लाइन है ये लिखी हुई है कहाँ, देखो व्यू इंपोर्ट के अंदर लिखी हुई है, और जितने भी व्यू है वो बाय डिफॉल्ट इससे इनहेरिटेड है, मतलब वो ये लाइन सब जगह चले गई ना, तो यहाँ पे लिखने की अब जरूरत नहीं है। समझ में आई बात, ये समझा रहा था मैं, क्लियर है, हाँ। अब मुझको इसको प्रिंट करना है, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसलिए बाइंड करते टाइम भी तुमको यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, समझे बात को, इसलिए वो नेम स्पेस हटाया वहां से ताकि समझे। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट भेजूंगा तो यहाँ स्टूडेंट लिखूंगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट भेजा तो फिर किससे बाइंड करूंगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। यहां से मैं क्या भेज रहा हूं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट भेज रहा हूं ना, ये इसकी टाइप क्या है, चलो मैं कर देता हूं एक्सप्लिसिटली उसको, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। अच्छा एक सेकंड, अभी एक जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आफरीन पीछे, बुजुर्ग कैसे होएगा ये मसला हल, ये क्या प्रॉब्लम है, अलग आंसर है उसमें, टू लिस्ट कॉल करेंगे। देखो बात को समझो, ये इससे पकड़ लिए होंगे सब लोग, पहले दिन से पढ़ रहे हैं ना। कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप, ये यहां से यहां तक तो नेम स्पेस है, तो ये अपने को डीबी सेट टाइप का मिल रहा है, लेकिन चाहिए क्या, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ क्लास मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स, तो क्या है, वो नेम स्पेस है, तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में चाहिए। और कभी भी किसी भी सेट को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, टू लिस्ट कॉल करते हैं उसके ऊपर। मैं यहां पे आया, इसको टू लिस्ट चला गया यार, समझे बात को। तो अब ये एक्सप्लिसिटली अगर मैं यहां पे नहीं भी यूज करूंगा, मैं ऐसा वेर यूज किया, अब इसको देखो होवर करता हूं, ऑटोमेटिकली ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ही बन रहा है, समझे बात को, ये समझाने का था, क्लियर है, सबको समझा। मैं इसको सेव किया, यही जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है मैं यहां पे लिखा हूं, देखो आप समझेगा, ये इंडेक्स, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिखा हूं, क्योंकि यहां से क्या भेजा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। अगर यहां से स्टूडेंट भेजता तो यहां पे मैं स्टूडेंट लिखता, समझे बात को। तो यहां पे लिस्ट रिसीव किसमें होती है, कैपिटल एम से मॉडल के अंदर। और कोई भी लिस्ट को इटरेट कैसे करते हैं, फॉर ईच लूप से। तो मैं यहां पे लिखा फॉर, सॉरी, अच्छा हाँ पूछने यार आंसर आ गया, चलो मैं यहां पे लिखा फॉर ईच। अच्छा इस सिंटेक्स को बोलते क्या है, तू मत बोलना सवाल, ये व्यू पे @ यूज करके लिखने को बोलते क्या है सिंटेक्स को, इंटरव्यू का क्वेश्चन, रेजर, बराबर।
रेजर फाइल को पहचानते कैसे है? .cshtml, जितना भी .cshtml है क्या है वो? तो मैं फॉर ईच लिखा, फॉर ईच का ब्लॉक लिखा, यहां पे मुझको इटरेट करना है लिस्ट को। लिस्ट रिसीव हो रही है किसमें? मॉडल के अंदर, कैपिटल एम से मॉडल। पहले ऐसा लिखता हूं, लिखा वेयर सिंगल स्टूडेंट इन मॉडल। तो क्या करेगा फॉर ईच मॉडल? तो मॉडल एक्चुअल में क्या है? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है। तो एक एक ऑब्जेक्ट इसमें आएगा और यूज होगा। ये इसको टेंशन मतलब, ये ऐसा भी कर दो चलेगा, एक रेफरेंस वेरिएबल है वो, और कुछ नहीं है। समझे बात को? एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो यहां मैं अगर टाइप एक्सप्लिसिटली बताऊं तो क्या बता सकता हूं? स्टूडेंट। वेरी गुड, स्टूडेंट। क्योंकि ये क्या है? मॉडल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है। फॉर ईच क्या करता है? कलेक्शन में से एक एक ऑब्जेक्ट यहां निकाल के रखेगा। तो ये है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें क्या आने वाला है? सिंगल सिंगल स्टूडेंट आएगा। तो टाइप यहां पे क्या होगा? एक सिंगल स्टूडेंट हो गई। समझे बात को? क्लियर है? तो मैं इसको प्रिंट, पहले सिंपल प्रिंट कर दे या फिर डायरी की प्रिंट कर दो? चलो डायरी की प्रिंट कर देते। टेबल नहीं, चल सारे कर देते। असल में 10 बज चुका है तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H1, खाली प्रिंट हो जाए फिर धड़ाधड़ भागेंगे अपने स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो अगेन मैं C# जब लिख रहा था तो एड्रेस से स्टार्ट किया था। HTML लिखा तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट HTML लिखने लगा। लेकिन HTML के अंदर अगेन C# लिखना है तो क्या लिखा? एड्रेस। जब कभी C# स्टार्ट करना है तो तुमको एड्रेस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो अभी स्टूडेंट क्या समझेगा? H1 के अंदर स्टूडेंट प्रिंट करना है, जब कैसा नहीं है। स्टूडेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी प्रिंट करना है। मैं लिख दिया उसका नेम प्रिंट कर दे भाई, समझे? तो पहला ऑब्जेक्ट निकालेगा, स्टूडेंट को देगा, उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। दूसरा निकालेगा, उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। ऐसे जितने भी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड रहेंगे उतना प्रिंट हो जाएगा। तो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड है भी कि नहीं? मेरे ख्याल से कुछ था, सीड के थ्रू गया था। स्टूडेंट सेलेक्ट टॉप 1000 रोज है, दिख रहा है 1 नबील 31 और ये ऐसा। और ये टेस्ट क्यों आया? डिफॉल्ट, क्योंकि मैं कुछ भेजा नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू गई टेस्ट की। तो ये दो ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। लगे तो तुम उसको प्रॉपर एडिट कर लो। यहां पे आओ, एडिट, ठीक है? अच्छा सेम हो गए। ठीक है, दो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ हो गई। ये हो गया सेफ, डेटा हो गया अपना प्रॉपर। कहाँ है अपना विजुअल स्टूडियो? यहाँ, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा? वो दोनों का डेटा प्रिंट करेगा। पहले H1 में आ जाएगा नबील, फिर आ जाएगा आफरीन। समझे बात को? कंट्रोलर student/list बराबर। यहाँ पे आओ, डिबग पॉइंट यहाँ लगा दो। ठीक है, लिस्ट हिट होगा तो पता चलना चाहिए ना। हिट हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज, जब कभी प्रोजेक्ट रन करो तो साथ में एक ब्लैक विंडो, इसको क्या बोलते हैं? कैस्ट्रल विंडो, बराबर है। ये सर्वर है, कैस्ट्रल सर्वर। तो कैस्ट्रल विंडो ओपन हुआ तो अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लॉग स्टेटमेंट है। इसको छोड़ दो, लॉगिंग पढ़ेंगे जब देखेंगे। बस ये गिनती याद रखना, 5 लॉग दिख रहा है इन्फो का। ठीक है, क्लियर है? ये देखो आखिरी में पाथ दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट का पाथ, मतलब प्रोजेक्ट रन हुआ है जस्ट एज इट इज। हटाया इसको। अब मैं F12 करता हूं, सॉरी क्या करते हैं, F10।
F10 किया, F10 के बाद जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या करेगा वो, डेटाबेस रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, बराबर है। कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या है, डीबी सेट है, डीबी सेट किसको रिप्रेजेंट करता है, टेबल को, टेबल से डेटा लेके आ गया, वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में स्टोर कर देगा, बराबर है, क्लियर। और यहां पे 1 2 3 4 5 है, F10 देखो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को होवर किया, दोनों रिकॉर्ड, पहला ऑब्जेक्ट आया 31 बर्थ डेट नेम नबील स्टूडेंट आईडी 1, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट 34 आफरीन, बराबर है। वहां था टेबल में, लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क ने क्या किया, टेबल से डेटा को निकाला रिजल्ट सेट को और ला के तुमको दे दिया। तुम कहां तक गए, डीबी सेट तक ही गए तुम, लेकिन डेटाबेस से टेबल रिकॉर्ड तुम्हारे पास आ गया। और जैसे रिकॉर्ड आया, यहां पे एक और लाइन बढ़ गई, ये बताने का था, ये 1 2 3 4 5 जो 6 लाइन है ना, ये बताने का था। देखो बात को समझो, जब कभी भी एंटिटी फ्रेमवर्क कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करता है, अभी ऐसे मैं डीबी सेट तक गया ना, मैं तो कोई एसक्यूएल का कमांड नहीं लिखा था, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम या सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट नहीं लिखा, डेटा फिर भी आया। तो मैं ये बताया तुम लोगों की एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है, बिहाइंड द सीन एसक्यूएल बनाता है, बिहाइंड द सीन एसक्यूएल बनाता है। वो एसक्यूएल को तुम देख सकते हो, जब तुम डीबी सेट को एक्सेस किए तो तुम बोल ना पूरे टेबल का डेटा लाके दे, पूरे टेबल का डेटा कैसे आता है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल नेम, बराबर है। और अगर तुमको कॉलम बताना रहता है तो क्या करते हो, एस्ट्रिक की जगह पे कॉलम स्पेसिफाई करते हो, कॉमा सेपरेटेड, बराबर है। बिहाइंड द सीन यही जनरेट हुआ है और वो यहां जनरेट हुआ है, आप देखो दिखा, कहा गया, सिलेक्ट एस्ट्रिक की जगह पे क्या लिखा है, कॉलम नेम, स्टूडेंट आईडी, एज, बर्थ डेट, नेम, और ये क्या है, एस एलियस, एलियस बताया ना, एलियस कि अब स्टूडेंट का, स्टूडेंट टेबल है पूरा, स्टूडेंट्स लिखने के बजाय स्टूडेंट एज ए एस यूज होगा, तो एस डॉट स्टूडेंट आईडी, एस डॉट एज कॉमा, एस डॉट बर्थ डेट कॉमा, एस डॉट नेम, ये वो एसक्यूएल कमांड है जो एंटिटी फ्रेमवर्क ने बनाया बिहाइंड द सीन, जिससे तुम्हारा डेटा आया है। ये कमांड चला किस पे है, तुम्हारे डेटाबेस पे चला है, समझे बात को। इसलिए जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ना, वहां पे आया, कैसे आया, जैसे ही तुम डीबी सेट को एक्सेस किए तो एंटिटी फ्रेमवर्क ने देखा कि ये डीबी सेट को एक्सेस कर रहा है। डीबी सेट क्या है, टेबल है, टेबल का डेटा मांग रहा है विदाउट कंडीशन, सीधा टेबल का डेटा मांग रहा है, सारा डेटा मांग रहा है, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक की जगह पे पूरा कॉलम नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्वेरी बिहाइंड द सीन चली, जो तुम कैस्ट्रल विंडो पे देख सकते हो, क्लियर है। वो रिकॉर्ड आ गया, वो रिकॉर्ड तुम कहां भेज रहे हो, इंडेक्स पे भेज दो, तो इंडेक्स पे जाएगा, कंटिन्यू करो, आ गया है ना, क्लियर। और ये स्टार्ट और एंड कहां से आ रहा है, मास्टर पेज से आ रहा है, उसका नाम क्या है, अंडरस्कोर लेआउट, क्लियर है, समझे बात को। तो इस तरीके से पूरा सेटअप चलता है, विदाउट एरर चल गया, बड़ी बात है कि नहीं, क्लियर है। छुट्टी 10:13 हो गया ना, 10 बजे खत्म करने का था, लेकिन बीच में रोक नहीं सकता था।